मजबूत है, अ, ये कहा गया था। हालांकि ये सर्वे जो अब सामने आया है, इसी बीच तमाम और सवाल पूछे गए थे। जिस तरीके से ये जो पूरा विवाद गरमा रहा है, इसके बाद तमाम ऐसे सवाल पूछे गए थे। हिंदू वोटर के गुस्से से चुनावी नुकसान का डर है, क्या ममता बनर्जी वाकई गुस्से में थी इस पूरे मुद्दे को लेकर? उनका क्या रुख था? क्या जिस तरीके से उन्होंने मजबूरी में सस्पेंड किया है, या फिर अब आगामी चुनाव उसको देखते हुए ये सस्पेंशन देखने को मिला? इसी को लेकर ये तमाम सवाल हमने अपने दर्शकों से किए हैं, तमाम सवाल पूछे और उसके लिए एक बाकायदा 5 से 6 ऑप्शन दिए थे। क्या कुछ दर्शकों ने चुना है, ये भी आपको बताएंगे। क्या मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद विवाद खत्म हो गया, इस पर आपकी क्या राय? ये सवाल हमने अपने दर्शकों से किया कि बाबरी मस्जिद विवाद खत्म हो गया है क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ये तमाम ऑप्शंस हमने रखे थे, जिसमें 34% लोगों का कहना है कि हाँ। हालांकि 43% लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकते हैं, 20% लोगों ने कहा। हालांकि 3% लोग इस पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। तो 43% लोगों का मानना है कि मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद विवाद खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए नई पार्टी बनाने का ऐलान यहाँ पर कर चले हैं। और इसी बीच अब एक और सवाल जो हमने अपने दर्शकों से किया था, हिंदू मुसलमान की राजनीति ममता दीदी की मजबूरी क्यों है, इस पर आपकी क्या राय? ये बेहद अहम सवाल हो जाता है। ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट जरूरी है, बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला भी करना है। ये दो अहम ऑप्शंस हमने अपने दर्शकों को दिए, जिसमें 40% लोगों का मानना है कि मुस्लिम वोट भी जरूरी है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला भी तो करना है, क्योंकि आखिरकार आगामी चुनाव है। ऐसे में अब भाजपा यहाँ पर पूरी टक्कर देने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने इसको लेकर संदेश भी दे दिया था कि अब बारी बंगाल की है, तो ऐसे में ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या बाबरी का शिलान्यास होगा तो राम मंदिर का भी होगा, इस पर आपकी क्या राय? ये कौन सवाल हमने अपने दर्शकों से किया सर्वे में। अब 3 ऑप्शंस इसको लेकर दिए, हाँ, बिल्कुल नहीं, कुछ कह नहीं सकते। और इसको लेकर क्या आंकड़े सामने आए हैं ये आपको दिखाते हैं। 77% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल राम मंदिर का भी होगा अगर बाबरी का शिलान्यास होता है। 15% लोग कहते हैं कि नहीं, इसका शिलान्यास नहीं होगा, मामले को तूल नहीं पकड़ने देंगे। हालांकि 8% लोग इसको लेकर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। ये तमाम सवाल अपने अपने दर्शकों से किए थे। और इसी बीच एक और सवाल जो हमने किया कि क्या ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल को तुष्टीकरण की राजनीति का गढ़ बना दिया है, इस पर आपकी क्या राय? ये तमाम ऑप्शंस हमने रखे। राजनीतिक आरोप है, मुस्लिमों के प्रति झुकाव है, हाँ नहीं कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखिए परसेंटेज भारत रूस के बीच में, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी एक बेहद अहम सर्वे जो हमारी ओर से रहा था, बेहद अहम सवाल किया गया था। अब ये तमाम आंकड़े से बीच निकलकर सामने आए हैं। ये बेहद अहम सर्वे हो जाता है, क्योंकि अब बंगाल में आगामी चुनाव है और जिस बीच ये तमाम तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं। मुर्शिदाबाद स्थित बिलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को फिलहाल पार्टी से निलंबित कर दिया है। लेकिन क्या ये ममता सरकार की मजबूरी रही या वाकई वो इसको लेकर खफा थे? आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं और रेनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके पास में आऊंगी, जिस तरीके से ये पूरा सस्पेंशन देखने को मिला, लेकिन यहाँ तो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, क्या लगता है कि ममता बनर्जी को वाकई इस पूरे मुद्दे को लेकर खफा थी या फिर ये उनकी मजबूरी रही, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं और ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती यहाँ पर? अनम्यूट कीजिए राहुल जी। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है हर्षा जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हर्षा जी देखिए, हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी एक सीमा तक बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनके जो बयान है और उसकी जो भड़काऊबाजी, वो भड़काऊ किस्म के जो बयानबाजी थी, उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ गई थी। वो लगातार उनके बयान में मैं देख रहा था कि पिछले कई दिनों से जब वो कल कोई बयान देते हैं तो अगले दिन उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में ये हुमायूं कबीर के साथ इतना लेट से वो निलंबित हुए, ये जरूर आप सवाल पूछ सकते हैं कि इतना विलंब क्यों हुआ निलंबित होने में। क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि हमें अगर बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होना पड़ेगा तो मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। तो वो एक तरह से कहीं कहीं अपना अलग संगठन बनाकर अपने आप को शहीद दिखाते हुए जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे वो। लेकिन चूंकि देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से जीतती हुई रही है,
लगातार, वैसे स्थिति में केवल और केवल उनको ये माना जाए कि वो इस प्रकार के भड़काऊ बयान देकर ही वो जीत रही हैं, तो ये भी मानना एक गलत सा तरीका होगा। तो हुमायूं कबीर कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण से उनको नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी को दूसरे क्षेत्रों में, अन्य जगहों पे जहां पे हिंदू समूह के लोग भी उन्हें वोट दे रहे हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। अगर हम लोग पश्चिम बंगाल के मामले को देखें, तो इस बार जो है कि ममता बनर्जी जो है कि वो एक दूसरे अलग अलग मुद्दों को लेकर चल रही हैं। जो उत्तर बंगाल का क्षेत्र था, उत्तर बंगाल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हम लोग देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी, 2021 के विधानसभा चुनाव में भी सफलता मिली थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसी रूप में वहां पर सफलता नहीं मिली थी। तो बीजेपी को ऐसा दिख रहा है कि ममता बनर्जी को ऐसा भी दिख रहा है कि उत्तरी बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी का किला था, वहां पर भी बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। तो ऐसे स्थिति में अगर वो इस प्रकार के कोर जो है कि इश्यूज पे अगर वो अटकी हुई होंगी, तो फिर वो बीजेपी को चुनौती कैसे देंगी? मतवा समुदाय के मामले पे हम लोगों ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक होती थी और मतवा समुदाय के लोग जो है वो बीजेपी को वोट करते थे। लेकिन इस बार मतवा समुदाय को लेके जो है कि ममता बनर्जी पहले से ही काफी ज्यादा आक्रामक है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं वहां पे बनी हुई। तो उन स्थिति के बीच में इनका जो बयान था, हुमायूं कबीर का जो लगातार डे टू डे बयान दे रहे थे, वो टीएमसी के इमेज को काफी ज्यादा खराब कर रहा था। उन दूसरे जगहों पर भी जहां पे कि टीएमसी अच्छा खासा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भी बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रही थी हर्षा जी। वो बिल्कुल। स्थितियों से बचने के लिए ही अंततः उन्हें जो है कि निलंबित करने का निर्णय, सस्पेंड करने का निर्णय ममता बनर्जी को लेना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के बाद ये पूरा सस्पेंशन, हालांकि रेनेक इस सस्पेंशन के बाद भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बाबरी मस्जिद तो वो बना के ही रहेंगे। क्या लगता है कि क्या वाकई बना पाएंगे? देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर ये जो चर्चा चल रहा है, इसी बीच में आज जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया है, उसी मुद्दे को लेकर एक तरफ हुमायूं कबीर ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि बाबरी मस्जिद तो तैयार होगा ही, बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही तैयार होगा। उसके साथ साथ ही आज कौन सी जगह पे ये बाबरी मस्जिद तैयार होगा, वो भी आज उनकी तरफ से डिक्लेयर किया गया है। एकदम NH-12 से 200 मीटर के दूरी पर जो जमीन, वो जमीन को आज प्रदर्शन किए थे हुमायूं कबीर। और सिर्फ यही नहीं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने रोकने का कोशिश किए तो हुमायूं कबीर खुद उनके साथ मुकाबला करेंगे, आमने सामने मुकाबला होगा। और उसके साथ साथ ही हुमायूं कबीर की तरफ से ये सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ एकदम चुनौती दिया गया है तृणमूल कांग्रेस को, क्योंकि हुमायूं कबीर को जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सस्पेंड किया गया है, उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में हुमायूं कबीर की तरफ से ऐलान किया गया है कि 22 तारीख को एक नया पॉलिटिकल पार्टी हुमायूं कबीर की तरफ से फॉर्म किया जाएगा, नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार किया जाएगा, जो कि 2026 साल का जो चुनाव आने जा रहा है, उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में लड़ाई करेगा। और 135 सीट में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में वो लोग कैंडिडेट देंगे और 135 सीट में तृणमूल कांग्रेस को वो लोग हराएंगे, ऐसा ऐलान हुमायूं कबीर की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ अगर देखा जाए तो बाबरी मस्जिद को लेकर जब चर्चा चल रहा है, बाबरी मस्जिद को लेकर जब राजनीति जोर शोर से चल रहा है, ठीक उसी टाइम पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में एक चुनौती जो है वो हुमायूं कबीर की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के लिए अगर बात किया जाए तो हुमायूं कबीर की तरफ से एकदम ऐलान किया गया है कि किसी भी हालात पर अगर प्रशासन की तरफ से भी कोई रोक आए, प्रशासन की तरफ से भी इस बाबरी मस्जिद को रोकने की कोशिश किया जाए, तो उसके बावजूद भी 6 तारीख सुबह ही बाबरी मस्जिद का जो नींव गठन वो किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही हुमायूं कबीर की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बाबरी मस्जिद का कोई कनेक्शन नहीं है, और ये हुमायूं कबीर की तरफ से ये बाबरी मस्जिद तैयार किया जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज जो सस्पेंशन लेटर दिया गया है, सस्पेंड किया गया है हुमायूं कबीर को, इसको लेकर हुमायूं कबीर की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वो कल खुद तृणमूल कांग्रेस पार्टी से रेजिग्नेशन देंगे और कल ही वो शायद विधानसभा में जाकर उनका जो विधायक पद, उससे भी इस्तीफा दे सकते हैं हुमायूं कबीर, ऐसा भी तो उनकी तरफ से कहा गया है। और हुमायूं कबीर की तरफ से ये भी चुनौती दिया गया है तृणमूल कांग्रेस को कि बिल्कुल। 2026 साल में जिस सीट से हुमायूं कबीर कैंडिडेट थे, उस सीट में हुमायूं कबीर फिर से लड़ाई करेंगे, वो भी तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ में, ये हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है। तो एक बात साफ हो चुका है कि पश्चिम बंगाल में अभी बाबरी मस्जिद को लेकर एक तरफ जब चर्चा चल रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस वर्सेस हुमायूं कबीर, ये एक नया इक्वेशन, ये एक नया टसल 2026 के पहले अभी पश्चिम बंगाल राजनीति में देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, रैनिक यहाँ पर ये बगावती सुर भी अब देखने को मिल रही है। राहुल लाल जी, आपके पास में आऊंगी। क्या लगता है, अगर बंगाल में आगामी चुनाव ना होते तो क्या तब भी यही डिसीजन रहता? तब भी जिस तरीके से शिलान्यास की तैयारी थी बाबरी मस्जिद को लेकर, कुछ ऐसा ही कदम उठाया जाता? नहीं, हर्षा जी देखिए, चुनाव ना होती तो हो सकता कि निर्णय कुछ अलग भी होते, लेकिन देखिए अभी की स्थितियां जो है वो बड़ी रोचक किस्म की हो गई है। हुमायूं कबीर खुद चाहते हैं कि उनके ऊपर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई हो, वो वहां पे रिप्लिका बनाने की कोशिश करें मुर्शिदाबाद में, उनको प्रशासन बिल्कुल रोकता हुआ हो, जिस कारण से कि वो अपने समर्थकों में यह संदेश दे सके कि वो जो है कि एक तरह से जो रिप्लिका बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, ममता बनर्जी सरकार उसे बनाने नहीं दे रही थी, क्योंकि जो उन्होंने घोषणा की है 135 सीटों पर लड़ने के लिए, वो बिल्कुल वही सीधे सीधे हाईवे से 200 मीटर के क्षेत्र में ही है। तो उनका पूरा प्रयास ऐसा है कि वो उनको प्रशासन रोके ही रोके, क्योंकि प्रशासन अगर उन्हें नहीं रोकेगा और उन्हें थोड़ी भी छूट मिलती है तो उस स्थिति में फिर उनका पूरा वो जो सहानुभूति जो मुस्लिमों का बटोरना चाहते हैं वो फिर उन्हें नहीं मिल पाएगा, तो वो बाध्य करना चाहते हैं वो। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को अगर 2021 के संदर्भ में देखें तो 2025 में ये थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट एंड टर्न नजर आ रहा है। अभी हम लोगों ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखा या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखें, ओवैसी साहब ने उस समय भी सीमांचल में काफी ज्यादा नुकसान जो है कि पहुंचाया था, वहां पे उनकी उपस्थिति एक थर्ड फोर्स के रूप में। इस बार के चुनाव में भी हम लोगों को दिखा कि एक तरह से काफी नुकसान की स्थिति रही और वो 5 के 5 सीटों पर बरकरार रहे। लेकिन इस प्रकार की कोई मुस्लिमों में पैठ रखने वाली कोई पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं है वहां पे जो कि ममता बनर्जी को कोई नुकसान पहुंचाए। तो ये अगर हुमायूं कबीर थोड़ी भी लोकप्रिय होकर अगर उभरते हैं तो फिर वहां के राजनीतिक समीकरण अलग ढंग से हर्षा जी बदल सकते हैं। वो इसलिए वो एक अलग ढंग से जो है कि पूरी तरह से ताकत लगाए हुए हैं, और ममता बनर्जी बहुत ही अलग ढंग से उन्हें उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रयोग करना चाह रही है कि कम से कम बल प्रयोग हो उनके ऊपर, लेकिन चूंकि वो प्रशासन में है, वो मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, इस प्रकार के मामले में अगर कोई घटना घटती है तो पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर होगी। और ये बात जो है हुमायूं कबीर समझ भी रहे हैं हर्षा जी। तो इस दृष्टि से ये चुनाव 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से थोड़े अलग आईने के अलग एंगल लेता हुआ जा रहा है हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल, रैनिक आपके पास में आऊंगी। इससे पहले भी कई बार हुमायूं बाबर को पार्टी से निकाला जा चुका है। पहले कांग्रेस के साथ से कांग्रेस से भी निकाले गए थे, कई बार टीएमसी से भी निकाले गए हैं। थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री बताइए। एक देखिए, हुमायूं कबीर को इसके पहले भी पार्टी से निकाला गया था। 2011 साल का अगर बात किया जाए, 2011 साल में हुमायूं कबीर की तरफ से विवादित बयान दिया गया था। उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था, 6 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। उसके बाद 2016 साल में जब हुमायूं कबीर ने इंडिपेंडेंट होकर उस मुर्शिदाबाद का सीट से पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन में, उस टाइम में करीब 90,000 के ऊपर सीटों से बढ़त लिया था हुमायूं कबीर, वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर विजयी हुए थे उस सीट से। उसके बाद ही वो फिर से तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए थे। और हुमायूं कबीर को अगर देखा जाए तो हुमायूं कबीर को बताया जाता था कि पश्चिम बंगाल का 2-3 जगह, यानी जिस जगह पे सबसे ज्यादा संख्यालघु बेल्ट है, यानी मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, ये जो एरिया है, इस एरिया में हुमायूं कबीर का चलता है, ऐसा ही पश्चिम बंगाल राजनीति में कहा जाता है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी हुमायूं कबीर के ऊपर टोटल 135 सीट का जिक्र हुमायूं कबीर की तरफ
तरफ से किया जा रहा है उस 135 सीट के ऊपर ही हुमायूं कबीर के ऊपर डिपेंड करते थे तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि 135 सीट जो पश्चिम बंगाल का राजनीति में है, इस पश्चिम बंगाल का 135 सीट में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है। और मुस्लिम वोटर्स अगर देखा जाए तो 70% मुस्लिम वोटर्स, जैसे कि मालदा मुर्शिदाबाद एरिया में जैसे कि 70% के ऊपर मुस्लिम वोटर देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जिस एरिया यानी नॉर्थ 24 परगना का भांगर या हो बशीरहाट, ये इस तरीके का जो जगह है, जिस जगह पर मुस्लिम बेल्ट है, उस जगह का जो सीट है, उस सीट के ऊपर भी ये हुमायूं कबीर के ऊपर डिपेंड करता था। हुमायूं कबीर के ऊपर चार्ज भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया गया था कि उस सीट का मॉनिटरिंग करने का जिम्मेदारी भी हुमायूं कबीर के ऊपर था। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले 2021 साल का अगर बात किया जाए तो 2021 साल में जो 135 सीट का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसमें से 90 के ऊपर सीट जो है वो सीट ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस के पास है। और 90 के ऊपर जो सीट जो कि एकदम तृणमूल कांग्रेस का घर जिसको बोल सकते हैं, जिसको हुमायूं कबीर के हाथ में पूरा कंट्रोल करता था, वो 90 सीट अभी भी तृणमूल कांग्रेस के पास ही है। तो फिलहाल ये हुमायूं कबीर जो है, ये पश्चिम बंगाल राजनीति में एक नया इक्वेशन तैयार कर सकते हैं 2026 साल में। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो इलेक्शन में जो सीट तृणमूल कांग्रेस के पास है, उसमें मैक्सिमम जो 90 सीट, अगर मैं ये 90 सीट का बात करूं, जो 90 सीट अभी अभी भी तृणमूल कांग्रेस के हाथ में है, जो हुमायूं कबीर की तरफ से मॉनिटर किया गया था, ऑब्जर्वर जो हुमायूं कबीर थे, उस 90 सीट का अगर बात किया जाए तो वो 90 सीट इक्वेशन बदल सकता है पश्चिम बंगाल राजनीति में। क्योंकि वो 90 सीट में अगर हुमायूं कबीर की तरफ से जो कहा गया है कि 135 सीट में वो कैंडिडेट देंगे, और वो कैंडिडेट जो होगा वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी जो संख्यालघु वोट है, जो माइनॉरिटी वोट है, वो वोट बैंक को डिवाइड करने का काम भी हुमायूं कबीर कर सकता है। और अगर ये जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, ये वोट बैंक अगर डिवाइड हो जाए तो पश्चिम बंगाल का 2026 इलेक्शन का रिजल्ट दूसरा कुछ बोल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2021 साल का अगर बात किया जाए, 2021 साल में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन का चुनाव का जब रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे सीट है जिस सीट में बहुत कम मार्जिन में तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट वो जयी हुए थे। और बीजेपी के साथ वो जो मार्जिन बहुत ही कम था, उस मार्जिन का अगर बात किया जाए तो 2026 में अगर इस तरीके से नया एक पॉलिटिकल पार्टी आके वोट का शेयर कर ले, वोट शेयर कर ले, तो इसमें तृणमूल कांग्रेस को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि पिछले 2021 साल में आईएसएफ जब नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया था, तब बशीरहाट में जो देखने को मिला था, अगर साउथ 24 परगना की बात किया जाए तो भांगर एरिया, भांगर जो असेंबली सीट है, उस भांगर सीट में जैसे देखने को मिला था कि आईएसएफ तृणमूल कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उनको हरा दिया है। तो इस तरीके से अगर वोट शेयर हो जाए तो हुमायूं कबीर एक बोल सकते हैं कि एक नया चाल चल सकते हैं। हुमायूं कबीर के लिए एक फायदेमंद जगह तैयार हो सकता है पश्चिम बंगाल राजनीति में। हुमायूं कबीर बोल सकते हैं कि चाणक्य बन सकता है इस 2026 इलेक्शन में, कि उनके जो सीट वोट शेयर, या तो बोल सकते हैं सीट शेयरिंग, ये जो वोट शेयर का मामला है, ये वोट शेयर में अगर हुमायूं कबीर पार्टिसिपेट कर लाए तो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक तरफ जब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, दूसरी तरफ इसका फायदा डायरेक्टली हो सकता है बीजेपी को। क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था कि 90 से ज्यादा जो सीट है, जिस सीट में बहुत कम मार्जिन में बीजेपी और तृणमूल के बीच में जो अंतर था, बहुत ही कम मार्जिन का था। तो ये अंतर अगर वोट शेयर में चला जाएगा, अगर वोट शेयर में तृणमूल कांग्रेस का वोट जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, तो उसमें फायदा जो है वो डायरेक्टली बीजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हुमायूं कबीर अब जब सस्पेंड हुए हैं तो बागी हो चले हैं और नई पार्टी बनाने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। राहुल, कितना सक्सीड हो पाएंगे इसमें वो? देखिए हर्षा जी, वो अपने विवादित बयानों के कारण, अपने राजनीतिक गतिविधियों के कारण, पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय के बीच में एक अच्छे खासे बड़े नाम है, वहां पे अच्छी खासी लोकप्रियता वो रखते हुए रहे हैं। यही कारण है कि वो तमाम दलों में वो घूमते रहते हैं और बहुत ज्यादा वो स्थिर नहीं रह पाते एक पार्टी में, लेकिन उनकी लोकप्रियता है, इसलिए पार्टियां फिर से उन्हें स्वीकार भी कर लेती हैं, उनकी मजबूरी भी होती है पार्टियों की। लेकिन हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अपनी भी लोकप्रियता है और मुस्लिम समुदाय में उनकी भी पहुंच है। तो इस बार के चुनाव में हर्षा जी ये चीज दिखेगा कि ममता बनर्जी ज्यादा जो है कि वो मुस्लिमों को लुभा पाते हैं या हुमायूं कबीर लुभा पाते हैं, नंबर 1 चीज। नंबर 2,
अभी रैनी जिन सीटों की बात कर रहे थे 90 सीटों को लेकर, और जहां पे मार्जिन काफी कम रहा है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबले को लेकर, जिसमें टीएमसी जीती है, उन जगहों पे देखिए वो ज्यादा सीट वो जीत सके या ना जीत सके, हो सकता है कि उनकी अपनी वो जीतने वाले 135 सीटों में वो 3-4 सीटें जीत सके वो, लेकिन काफी सीटों पे वो समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो कल नई पार्टी बना रहे हैं उसमें संगठन जो बनाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन उसका कितना मजबूत होता है। जब अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय तक वो ऑर्गेनाइजेशन अगर जमीन पे काम करता है, वो वोटों को कितना ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ रूपांतरित कर पाता है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी के लिए खतरे की घंटी है। अभी इस रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है उनका ताकत के रूप में उभरना, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं खुशी देने वाला तत्व है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक जो विपक्षी वोट थे उसमें बंटवारे की स्थिति हम लोग नहीं देखते थे, वहां पे उस रूप में बंटवारा नहीं हो पाता था। तो वो जैसे दूसरे अन्य विधानसभा चुनाव में हम लोगों को दिखता है कि वोटों के बंटवारे होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाभ की स्थिति आती है। बिल्कुल। खैर राहुल जी, इस वो बार तो स्थितियां मोदी ने पश्चिम बंगाल में कहीं बीजेपी लाभ लेने को कि बंगाल को साधने की तैयारी है, उसे को लेकर तमाम मुलाकातें भी हमने देखी। अब देखना होगा, ये एक तरफ ये बगावती सुर, एक तरफ जिस तरीके से ममता सरकार भी तमाम कवायदे कर रही है, क्या कितना कारगर साबित होता है और बंगाल की जनता इस बार किसको चुनती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साएं पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मोदी से मिलने आए हैं पुतिन। ट्रंप मुनीर की बढ़ी है धड़कन। दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल, दो महाशक्तियों का महामिलन। 4 से 5 दिसंबर को दिन भर मिशन एशिया देखिए सिर्फ इंडिया न्यूज पर। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब दुनिया 2 खेमों में बट रही थी तब 2 नेताओं ने साबित किया दोस्ती नक्शे पर नहीं दिल में होती है। ना कोई दबाव काम आया, ना कोई धमकी, सिर्फ एक नाम,
मेरे दोस्त नरेंद्र, मेरे दोस्त व्लादिमीर, ये सिर्फ दो नेताओं की दोस्ती नहीं, ये हिंदुस्तान और रूस की 7 दशक पुरानी मोहब्बत की निशानी है। मोदी, पुतिन, दो नाम एक दोस्ती जो न कभी झुकी न कभी डगमगाई। मिशन एशिया, सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ इंडिया न्यूज पर। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH देगी मिर्च, और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agrawalpackers.in, DRS ग्रुप 9360014001। भारत के लिए मॉस्को से रवाना हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम को दिल्ली में लैंड करेंगे। पुतिन दोस्त के लिए आज रात डिनर होस्ट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए भारत तैयार। दिल्ली बनी किले जैसी 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू। 30 घंटे तक भारत की यात्रा पर रहेंगे पुतिन। यूक्रेन, अमेरिका, एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर होगी बातचीत की उम्मीद। बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर गिरी गाज। सीएम ममता बनर्जी की नाराजगी के बाद सस्पेंशन की कार्रवाई। निलंबन के बाद बोले हुमायूं कबीर, कल दूंगा इस्तीफा, 22 दिसंबर को करूंगा नई पार्टी का ऐलान। इंडियन नेवी डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। भारतीय नौसेना के सभी कर्मियों और परिवारों को दी बधाई। राजनाथ ने कहा, हिंद महासागर में नौसैनिक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हिंदुस्तान को विकसित भारत की ओर ले जाती है नौसेना। भूकंप के तेज झटके से हिला चीन। रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता। 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा भूकंप का केंद्र। घबराकर घरों से बाहर निकले चीन के लोग। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। आज भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। रक्षा, व्यापार समेत कई समझौतों की उम्मीद। दिल्ली में राजनाथ सिंह आज शाम रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मिलेंगे। S-400 के साथ गेम चेंजर सौदे। S-500 पर भी चर्चा संभव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले वाराणसी में पुतिन का स्वागत मार्च। लोगों ने पुतिन की आरती की और स्वागत मार्च निकाला। संसद के मकर द्वार पर शीत सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। आज विपक्षी सांसदों ने बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की निकाली नाकामी को लेकर किया प्रदर्शन।
बढ़ते प्रदूषण पर सोनिया गांधी ने कहा, बढ़ते प्रदूषण से बच्चे समेत मेरे जैसे बुजुर्ग परेशान, सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा निशाना। मनमोहन सरकार के समय